ख्वाजा विदत पेश करना चाहता हूँ। इसहाक साहब, जसीस यूसुफ साहब, हाशिम हलीम साहब, शिबली साहब और मजीद साहब, ये ऐसी शख्सियतें थी जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ जमा हैं। आई रेस्पेक्ट ऑल दैट डे, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज जो कुछ हम लोग कर रहे हैं सब उन 4 लोग 5 लोगों की ड्यूटियों के सदक़े में हम लोग कर रहे हैं, सीखा हम लोगों ने। यहाँ जैसा कि बताया गया 7 पेपर पढ़े गए हैं, 7 पेपर्स बहुत ही पुरमगज़ थे, लेकिन वक्त नहीं है कि उन पर अलग से तफसीली गुफ्तगू की जाए। लेकिन एक बात मैं एक साहब के लिए मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, और वो डॉक्टर हलीम साहब, फवाद हलीम साहब हैं। उन्होंने इंकसारी का सबूत देते हुए कहा कि मैं फिजिशियन हूँ, लेकिन अगर फिजिशियन साथ आप फिजिशियन कम स्कॉलर, कम एंकर, कम सोशल एक्टिविस्ट ये सब लगा दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि आज ईरान सोसाइटी की जो मौजूदा हालत है उनमें सबसे बड़ा रोल हमारे फवाद साहब का है, जस्टिस यूसुफ साहब के बेटे का है। हम लोग तो अब अखीर उम्र में गुजर जा रहे हैं, 40-45 साल से मैं इस सोसाइटी से मुंसलिक हूँ और मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी जनरल सेक्रेटरी भी था मैं। लेकिन आज जो काम हो रहा है वो बहुत पहले नहीं होता था। और जहाँ तक सवाल है सिखिज़म का और पर्शियन का, तो यहाँ हम लोग सिर्फ सिखिज़म पर नहीं कर रहे हैं हम लोग, बल्कि हम लोग बंगालीज कंट्रीब्यूशन भी पर्शियन भी किया हम लोगों ने, और लोगों पर हमने किया। इंडोरानिका हम लोग निकालते हैं और इतने नंबर्स इंडोरानिका के हैं, सो मेनी नंबर्स आर देयर, जो कोई रिसाला में यहाँ पे ईरान में भी कोई ऐसा नहीं है जहाँ इतने नंबर ईरान के रिसालों ने निकाला होगा जो हम इंडोरानिका निकालते हैं। सेमिनारों का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि पहले में सब कुछ हो जाता, और जो सरकारी तौर पर बहैसियत सरकारी जो ज़बान है, तो जो तख्लीक़ात हुई हैं उस ज़माने में उस ज़बान में हुई हैं, और वो ज़बान चूँकि राइज है इसलिए उसका असर पड़ना लाजमी है। हम यहाँ बैठकर उसका असर कितना पड़ा है, कहाँ पड़ा है, हम इससे तलाश रहे हैं। वो असर बिल्कुल फितरी है जो हुआ है फ़ारसी ज़बान का, और जो मकामी ज़बानें हैं उनका असर भी इन सब पर बहुत हुआ होगा, और जो बाहर के लोग आए हैं उसका असर, और जिसको हमने सबके हिंदी गर्दाना है, ये उसके बेहतरीन नमूने हैं। हिंदुस्तानी ज़बान जो हमारी बोलचाल की ज़बान है, रोज़मर्रा है, अगर हम शीर माल गरारा ये सब कहते हैं कि हमने फ़ारसी ज़बान से लिया है तो सचमुच लिया है। रुमाल, दस्तपना, न जाने कितने अल्फाज, लेकिन हिंदुस्तानी मकामी ज़बान के अल्फाज में मिलकर ये सब बनाया है, इसको एक शक्ल दी है। तो हमें जहाँ फ़ारसी कर रहे हैं वहाँ हमें हिंदुस्तानी ज़बान के कॉन्ट्रिब्यूशंस को भी देखना है, जबकि उस ज़माने में हिंदुस्तानी ज़बानों का गलबा शुरू हो गया था और अंग्रेज़ आए थे, पंजाब में नई अंग्रेज़ी पहुँची थी उस वक्त, और अंग्रेज़ी में भी तख्लीक़ात शुरू हो गई थी। तो इन सब अनासिर को भी हमें तलाशना है। और बहुत शुक्रिया, हम सारे प्रेजेंट 7 पेपर पढ़े गए हैं, और इससे पहले सेशन में भी जो कुछ पढ़ा गया, जाहिर है बात सिख लिटरेचर पर हुई है, सिख मज़हब पर हुई है ज़्यादातर, और शुरू से मुग़लों से लेकर आज के टाइम तक हुई है। ये बड़ी बात थी। जैसे हमारे मोहम्मद जी ने शायद बताया था कि एक चादर मैलेसी नॉवल का ट्रांसलेशन पर्शियन में हुआ है, अभी हाल में फिरोज़ भाई ने बताया था। तो इतनी दूर तक इस मसले को ज़बान के, फ़ारसी ज़बान के जो इशूज़ हैं उनको लेकर आना, उनके बारे में मालूमात देना। जब ये इनविटेशन मुझे मिला था तो मुझे लगा कि अरे इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है, सिवाय इसके कि महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब और वो 5 नदियाँ, और 18वीं सदी 19वीं सदी
इसके अलावा ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन यहाँ की हाज़िरी ने मुझे जो दिया है, मैं हैरान रह गई। जैसे शकरलाई साहब ने सारे पब्लिकेशंस बता दिए कि पब्लिशिंग हाउस पे जो कितनी किताबें उन्होंने पब्लिश की, आज भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिशिंग का भी। आप कुछ भी लिख लीजिए और लिख कर अपने पास रख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो पब्लिश ना हो, दूसरों तक वो कम्युनिकेट ना हो। तो एक खिदमत यहाँ पर भी बहुत बड़ी हुई है। जो सारी राइटिंग्स थी, जो तख्लीक़ात थी, फ़ारसी ज़बान में थी या गैर फ़ारसी ज़बान में थी, वो सब पब्लिश हुई हैं। ये सारी बातें मुझे यहाँ आकर पता चली हैं इन पेपर्स के थ्रू। रहीम का घर, अब्दुल का चबूतरा, घर में बंधी चितकबरी गाय, शेरू कुत्ता, भूरी भैंस, बायां कमरा, छत तक लगी गेहूं की बोरियां, सूत का पलंग, माँ की सिलाई मशीन और भी बहुत कुछ। चाबियों का गुच्छा सौंप आए थे सलमा ताई को। जल्द दंगे शांत हो जाएंगे, हालात सुधरेंगे, फिर माहौल सौहार्दपूर्ण होगा, लौट आएंगे अपने घर। नहीं हुआ ऐसा। बंटवारे के दर्द में तमाम उम्र कटी पिता। तो इसी के साथ जो ये बंटवारे का दर्द है, ये झेला गया सोसाइटी ने। हम फिलॉसफी छिपी हुई है। तो गुरु नानक देव जी कहते थे, बाला रकाब बजा, मर्दाना रकाब बजा, रबाब बजा बाणी आई। तो इलाही बाणी जो ग्रंथ साहब में हम उसकी इतनी पूजा, उसको महत्व, उसको जीवन का सार समझती हूँ। तो वो जो है वो बाणी, इलाही बाणी में पर्शियन भाषा भी शामिल है। तो ये भी जो है इलाही उसी में समावेश हो गई। जैसे भी जो यहाँ पर कल्चर डेवलप हुई, जब जिनके माध्यम से हमें इस पर्शियन भाषा को सुनने का, विकास करने का मौका मिला और हमारे राजाओं ने इसको अपनाया। वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत दूसरी ओर जो दावा करते थे कि ये भाषा हमारी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए, तो उसका एक छोटा सा मैं वृत्तांत बताना चाहती हूँ कि भाई नंदलाल जी, जो कि हमारी इस भाषा में उनका एक बहुत ही आदरणीय स्थान है। उन्होंने पर्शियन भाषा के विकास में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो बहादुर शाह औरंगजेब जी के जो बेटे थे, उनको पर्शियन का, अरबी का ज्ञान देते थे। तो बादशाह को पता चला कि ये हिंदू है, तो उन्होंने कहा कि इनको कह दो कि या ये इस्लाम कबूल करें, नहीं तो इनका वध कर दिया जाएगा। तो बहादुर शाह ने कहा कि मेरे जो ये गुरु हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने दिया। तो उन्होंने रातों रात उनको कहा कि आप ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर आपका जीवन बचे। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैं छिपूं? सारे देश में औरंगजेब का राज्य है। तो वो उन्होंने बहादुर शाह ने ही बताया कि आनंदपुर साहब चले जाओ, वहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो औरंगजेब का हुक्म नहीं मानता। तो उन्होंने जो है उनकी सहायता की और उनको वहाँ आनंदपुर साहब में पहुँचाया। तो ये जो है वहाँ इसमें पर्शियन का क्या असर है, तो इसमें 7-8 पेज लिखे थे। असल में एक और बात है कि ये चौधरी जी ने मुझे कहा था, पता नहीं उनको किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मेरे से टेलीफोन पर बात की कि हम ऐसा एक कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, तो आप इस पर लिख दीजिए। मैं पढ़ता थोड़ा ज़्यादा हूँ, लिखता कम हूँ, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बात आपसे मैं
चलो उसी मैंने कुछ नोट्स लेने शुरू किए। तो मैं उसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए, उसमें ज़्यादा जो है वो कट एंड पेस्ट वाला काम है कि जो पहले लिखा गया है उसी को बार बार हम लोग लिख रहे हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं किया गया स्टडी कोई विचार आधारित आइडियोलॉजी के एस्पेक्ट से, या जो हमारा मल्टी कल्चर है, या हमारा कलेक्टिव कल्चर है उससे, या आवाम उस समय क्या सोच रहा था, लोग उन जो गुरु थे उन्होंने पर्शियन को क्यों अपनाया, उस समय लोग क्या बोल रहे थे, है ना, उनका अपनी मोहब्बत क्या थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। और दूसरा ये है कि हमारे अलीगढ़ में बड़े हिस्टोरियन हैं इरफान साहब। तो इरफान हबीब साहब ने मुझे एक दिन पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब, पहले ही सवाल किया उन्होंने कि अब तो पंजाब में कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको पर्शियन आती होगी। तो मैंने कहा सर, मैंने हंसकर उनको कहा, मैंने कहा ऐसा है कि अब पंजाब में भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको पंजाबी आती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेश चले गए हैं और नए लोग जब आ जाते हैं मल्टी कल्चरल, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बर्गर डोसा ये सारी चीज़ें जो हैं एक मल्टी कल्चरल, है ना, एक इंडस्ट्री है बाकायदा जो हमारे पास आती है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ऐसा है कि जो पूरे के पूरे जो गांव हैं वो ख़त्म हो गए हैं। शहर गांव में कैसे कब घुस जाए आपको उसका पता नहीं चलता। جونسن این رو چاپ کردن 1931 نامی پرس به توسط کرسن. انشای فارسی مؤلف حکومچند قابل کاریکوتی، فرزند رامبیال، مدرس دبیرستان دولتی دهلی و شاگرد امامبخش صهبایی دهلوی. این کتاب در لاهور چاپخانه مفید عام به توسط رای گلابسنگ و همینطور در 1908 توسط چاپخانه خادم التعلیم ستین پرس با حمایت و ساپورت جودسنگ و سنسنگ منتشر شد. انشای فائق، دستورالانشا، کتاب‌های زیادی هست که من جزئیاتش رو نمی‌خونم، فقط اسم اونها رو میبرم. انشای قاضی، معروف به انشای کلاچی، آموزش نامه‌نگاری، انشای هرکل، انوار سهیلی، پیراهه خرد، تحفة العشاق، جامع القواعد، چراغ هدایت، چهار پری، چهار درویش، حدائق البلاغت، حمد باری، حمله حیدری، خالق باری، دستور الصبیان، دستور عجم، شرح بیارکورس فارسی چاپ جدید، شرح قصیده جوهر الترکیب، قیاس اللغات، فارسی آموز، فارسی بوچار، فارسی نامه. به صندل هم یه توضیح بدم که نامه فقط به معنی لتر نیست. نامه does not have the meaning of letter only, it has the meaning of book also, like زفرنامه. شاهنامه also is not the letter of شاه, it's the book of شاه. شرح قصیده جوهر الترکیب، قیاس اللغات، فارسی آموز و قصه دزد و قاضی، قواعد فارسی، کریم اللغات، گلشن عطارد، لغات فیروزی، مصدر فیوز، منتخب اللغات شاه جهانی، منتخب النفائس، منتخبات فارسی، متریکولیشن، نام حق، نصاب ضروری و کتاب‌های فراوان دیگه. اینها همه توسط سیک‌ها خدایی ندارد. سلامی همه خوش، همه شادمانه، پر از مستی می، سراپا ترانه. سلامی چنان تو، سلامی چنان او، سلامی چو چشمت، پر از ذکر هو. سلامی دلارا چنان دیدن تو، سلامی شکوفا به خندیدن تو. سلامی که یک دل به یک دل فرستد، سلامی که دریا به ساحل فرستد. With great respect to the organizers of the scientific and cultural seminar and with courtesy to the participants,
As a Persian lover, served Persian language and literature in India for nearly 5 years, I choose the topic of my speech as follows. نقش ناشران سیک در تولید و انتشار متون آموزش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره. The role of Sikh publishers in production and publication of Persian language texts in the subcontinent. سیک‌ها از دوران ورود صنعت چاپ به هند تا کنون به ویژه طی قرون 19 و 20 نقش مهمی در تولید و تکثیر متون زبان و ادبیات فارسی داشتند. Sikhs have played an important role in the production and reproduction of educational texts of Persian language and literature since the introduction of the printing industry in India till now, especially during the 19th and 20th century. مؤلفانی از جامعه سیک بودند که در زمینه زبان و ادبیات فارسی آثاری پدید آوردند. مؤلفان فراوانی بودند. به عنوان نمونه there have been authors from the Sikh community who have created books in the field of Persian language and literature like Jawahar Singh,